आज का हमारा विषय है मॉनिटरिंग इन एनेस्थीसिया। कि जब आप अपने किसी मरीज को बेहोशी दे देते हो तो उसके बाद आपको किस प्रकार से अपने मरीज को मॉनिटर करना है। मॉनिटरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए बेहोशी के अंदर आपको अपने मरीज की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल मॉनिटरिंग क्या होती है? आपको पेशेंट के पल्स रेट को चेक करना है, पेशेंट्स के कलर को भी चेक करना है कि उसकी स्किन का कलर क्या है, उसकी आईज के नीचे वाले एरिया को भी चेक करना है ताकि आपको फेक आइडिया हो सके कि पेशेंट का एचबी कितना है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके मरीज का ब्लड प्रेशर क्या है। इन्फ्लेमेशन सॉरी इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट, आपको अपने पेशेंट की चेस्ट को इन्फ्लेट करके भी ये देखना है कि आपको मरीज को बोलना है कि जोर से सांस खींचिए, सांस लेने में कहीं वो खांसी तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर सांस ले पा रहा है या नहीं पा रहा है, यानी कि आप उसकी चेस्ट पूरी तरीके से इन्फ्लेट हो रही है या नहीं। यूरिन आउटपुट, आपको ये भी चेक करना है कि आपका मरीज सही तरीके से पूरे दिन में यूरिन पास करता है या नहीं है, या कि उसको कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो किसी प्रकार की किडनी की दवाइयाँ तो नहीं खा रहा है। इन सब चीज़ों को आपको मॉनिटर करना है। इस प्रकार की क्लिनिकल मॉनिटरिंग से आप पेशेंट्स के बारे में थोड़ा सा फेक आइडिया लगा सकते हैं कि इसको कुछ कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। आपको मरीज का ईसीजी भी देखना है, उसके अंदर देखना है एक्टिव एक्टोपिक्स तो नहीं है, कोई अदर और प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ठीक है या नहीं है, टी वेव ठीक है या नहीं है, आर आर डिफरेंस ठीक है या नहीं है। इस तरह से आपको ईसीजी भी चेक करनी है, चेस्ट एक्सरे भी देखना है कहीं उसको कोई निमोनिया तो नहीं है, वो पेशेंट अस्थमेटिक तो नहीं है। रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जाती है बेहोशी के समय पे? तो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग के अंदर वास्तव में हम करते क्या है, हम ऑक्सीजन के लेवल को मापते हैं। और ऑक्सीजन के लेवल को मापने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट्स होता है जिसका नाम होता है पल्स ऑक्सीमीटर। ये सबसे बेसिक इक्विपमेंट्स है। इसको पेशेंट की फिंगर के ऊपर अप्लाई किया जाता है और फिर वहाँ से वो इक्विपमेंट्स आपके ब्लड में से, यानी आर्टरी ब्लड, जो भी वो सेचुरेशन लेता है आपके ब्लड की, अपने सेंसर के थ्रू उस SpO2 को मॉनिटर पे दिखाता है। वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, उसको आप फिंगर पे लगा देते हैं और वहाँ से वो ऑक्सीजन को सेंस करके और मॉनिटर पे शो करता है। Pulse oximeter is the most basic and mandatory monitor to measure the oxygen saturation of hemoglobin in arterial blood. The probe is applied on finger. नॉर्मल SpO2 95 टू 98%, यानी कि अगर मॉनिटर पे 95 टू 98% के बीच में आपको SpO2 दिखता है तो वो नॉर्मल माना जाता है, बट लेकिन मॉनिटर पे वो 100 ही आना चाहिए। कुछ एरर्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपके जो SpO2 की वैल्यू है वो मॉनिटर पे कम दिखाई देती है। एनीमिया, हाइपोवोलेमिक, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडायलेशन, नेल पॉलिश, सीवरिंग, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन का कलर ब्लैक होना, इनकी वजह से भी कभी-कभी आपका जो SpO2 का लेवल है वो कम आता है। मेजरमेंट ऑफ एक्सपायरेटरी गैसेस, कैप्नोग्राफी, इट इज द continuous measurement of end-tidal carbon dioxide along with its waveform. EtCO2 normal range of CO2 is 32 to 42 mmHg। कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू 30 से 40 के बीच में भी नॉर्मल बताई जाती है। EtCO2 एक वेव फॉर्म है जिसके थ्रू आप मॉनिटर पे ये देखते हैं कि आपके पेशेंट्स की मॉनिटरिंग किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। EtCO2 जो होता है ये कंटिन्यूस मेजरमेंट है एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे आप बहुत सारी चीज़ों को पता कर पाते हैं जिनमें कॉमन ये होता है कि आपके पेशेंट का EtCO2 अगर ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, अगर EtCO2 कम है तो क्या हो सकता है, अगर EtCO2 मॉनिटर पे अगर 0 दिखा देता है तो क्या हो सकता है। तो EtCO2 से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं और आप इसके बारे में क्या-क्या जानकारी ज़रूर रखें, क्योंकि EtCO2 ग्राफ आपको मॉनिटर पे देखना ही होता है। जब पेशेंट आपका बेहोशी में होता है तो EtCO2 ग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम जिनके बारे में हम EtCO2 ग्राफ से जान सकते हैं। कैप्नोग्राफ इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टूल टू मेजर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देखिए, ये नॉर्मल वेव फॉर्म है आपकी।
यूज ऑफ कैप्नोग्राफ टू कंफर्म इंट्यूबेशन। कैप्नोग्राफ इज द श्योरेस्ट टेक्निक टू कंफर्म इंट्यूबेशन। यानी कि जब आपके मॉनिटर पर कैप्नोग्राफ आ जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी ट्यूब जो है वो राइट प्लेस पर है। टू डायग्नोज द फॉलोइंग कंडीशन, इसके अलावा कुछ निम्नलिखित ऐसी कंडीशन होती हैं जिनको भी आप CO2 वैल्यू के थ्रू जान सकते हैं। यदि आपके मॉनिटर पर EtCO2 ग्राफ की जो वैल्यू है वो 0 आती है या CO2 ग्राफ नहीं आता है या फ्लैट लाइन दिखती है वेव फॉर्म में, तो उस समय पे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं ये भी हम CO2 ग्राफ से पता लगा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इसोफेजियल इंट्यूबेशन, यानी कि आपकी ट्यूब राइट प्लेस पर नहीं है। सेकंड, एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन, आपने ट्यूब तो सही जगह डाली हुई है लेकिन किसी कारणवश वो ट्यूब वहां से खिंच गई है। थर्ड, डिस्कनेक्शन, यानी कि आपका जो ब्रीथिंग सर्किट है वो आपकी ट्यूब से डिस्कनेक्ट हो गया है। फोर्थ, वेंटिलेटर फेलियर, किसी भी कारण से आपकी जो वेंटिलेटर मशीन है वो फेल हो गई है। फाइव इज कार्डियक अरेस्ट, या आपके पेशेंट को सर्जरी के दौरान सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो जिसकी वजह से भी आपके EtCO2 की वैल्यू 0 आ गई है। देखिए, एक EtCO2 ग्राफ से आपको कौन कौन सी चीजें पता लगी है। यानी कि EtCO2 ग्राफ का सबसे बड़ा फायदा है कि आप जो ट्यूब डालते हैं वो कंफर्म है या नहीं है वो बताता है EtCO2 ग्राफ। आइए और जानते हैं EtCO2 की वैल्यू के बारे में कि इससे और हम क्या पता लगा सकते हैं। आप जो ये मॉनिटर में EtCO2 ग्राफ के सामने 35 लिखा हुआ देख रहे हैं, जिसके नाम नीचे ET लिखा हुआ है, ये EtCO2 की वैल्यू शो कर रहा है। अगर ये वैल्यू किसी कारण से डिक्रीज हो जाती है तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, हाइपरवेंटिलेशन, इन कुछ कारणों की वजह से EtCO2 डिक्रीज हो सकता है। यानी कि अगर इस तरह के कोई कारण आपके पेशेंट्स के कंडीशन में सामने आते हैं तो उनकी वजह से ड्यूरिंग एनेस्थीसिया आपके पेशेंट का EtCO2 है वो कम हो सकता है। और यदि EtCO2 डिक्रीज होता है तो आपको सबसे पहले इन कारणों को चेक करना है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से कोई क्लॉट अगर लंग्स की आर्टरीज और में के अंदर अगर जाके फंस जाता है तो वो वहाँ पे जाके सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। दूसरा क्या है, हाइपरवेंटिलेशन, यदि आप पेशेंट को हाइपरवेंटिलेट करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन रेट रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कर देते हैं तो भी CO2 डाउन हो जाता है। अगर पेशेंट हाइपोथर्मिया में चला जाए यानी कि OT का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, पेशेंट की बॉडी ठंडी हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपके पेशेंट को हाइपोथर्मिया की वजह से CO2 कम हो सकता है। हाइपोटेंशन की वजह से भी आपके पेशेंट्स का कभी कभी EtCO2 डिक्रीज कर जाता है। यानी कि मॉनिटर पे जब पेशेंट आपका इंट्यूबेट है, किसी रीजन से अगर आपका EtCO2 गिरता है तो आपको इन कारणों को देखना चाहिए। इनकी वजह से आपके पेशेंट का EtCO2 गिर सकता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कारण नहीं मिलता है तो आप रेस्पिरेशन रेट को कम करिए, क्योंकि आप रेस्पिरेशन रेट करेंगे तो CO2 बढ़ जाएगा। ठीक है। हाइपोथर्मिया अगर आपके पेशेंट को है तो अब उसके लिए वार्मर लगा दीजिए। वार्मर लगाने से उसके बॉडी सरफेस गर्म हो जाएंगे तो भी आपका EtCO2 सही हो जाएगा। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो आप उसको ऐसी ड्रग दीजिए या फ्लूइड दीजिए या गर्म फ्लूइड दीजिए, क्योंकि पेशेंट ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं देना, नॉर्मल गर्म फ्लूइड देना है ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़े और आपका EtCO2 बढ़ जाए। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में किस तरह से एक ब्लड क्लॉट सर्कुलेशन में घूमता हुआ आपके लंग्स में पहुंच जाता है और वो लंग्स में पहुंचकर फिर इसी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और वहां से फिर वो उस आर्टरी के अगले पोर्शन का जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको रोक देता है, तो वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। What is pulmonary embolism? Pulmonary embolism is a condition in which one or more arteries in the lungs become blocked by a clot. ये है इसकी डेफिनेशन, जिससे हमें पता लगता है कि एक या ज्यादा आर्टरीज के बंद हो जाने की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन क्रिएट होती है। हाइपोटेंशन की वजह से भी आपके मरीज का EtCO2 कम हो सकता है, उसके कुछ कारण आपके सामने दिए हुए। लेट हाइड लाइट हेडनेस है, ये भी कारण है। इसके अलावा हाइपरवेंटिलेशन, यूजिंग ए मशीन टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग अबव नॉर्मल, दिस कैन लोअर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन। यानी कि
हाइपरवेंटिलेशन भी एक कारण हो सकता है आपके EtCO2 के कम होने का। इसलिए रेस्पिरेशन रेट मशीन पर आपको है वो कम कर देना चाहिए। कॉज ऑफ डिक्रीज EtCO2। EtCO2 डिक्रीज होने के कौन कौन से कारण हैं? मेटाबॉलिज्म, हाइपोथर्मिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस का फंस जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, म्यूकस प्लगिंग बोलते हैं उसको, सर्कुलेशन सिस्टम में हाइपोटेंशन, सडन हाइपोवोलेमिया, कार्डियक अरेस्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये EtCO2 के डिक्रीज होने के कारण हैं, जिनके डायग्राम भी आप देख चुके हैं। जब किसी वजह से आपके मॉनिटर पे EtCO2 कम होता है तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा कारण हो सकता है, उसको आपको फाइंड करना है और पेशेंट के EtCO2 को सही करना है। यदि EtCO2 बढ़ता है उसके क्या कारण हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, डिफेक्टिव एक्सॉल वाल्व एनेस्थीसिया मशीन के अंदर, पेन, हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, सीवरिंग, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट विद कांस्टेंट वेंटिलेशन। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक प्रकार की डिजीज होती है जिसके अंदर जब आप अपनी कोई एनेस्थेटिक इनहेलेशन एजेंट्स या इंडक्शन एजेंट देते हैं तो उससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, वो होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये सारे कारण हैं जो आपको दर्शाते हैं जिनकी वजह से आपका EtCO2 बढ़ जाता है। जब आपके पेशेंट का EtCO2 बढ़ता है तो इनमें से कुछ और भी कारण हैं जिनको आपको सर्च करना चाहिए। इंक्रीज ऑफ EtCO2 इन सीन इन, फर्स्ट है एग्जॉस्ट सोडा लाइन। यदि सोडा लाइन एग्जॉस्ट कर गया हो तो ऐसा हो सकता है आपके क्लोज सर्किट का जो वॉल्व है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जो COT के एक्सपायर्ड वॉल्व जो उसकी वैल्यू को मेजर करता है। सेकंड, आपके पेशेंट को फीवर हो सकता है। तीसरा, डिक्रीज वेंटिलेशन, यानी कि आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो आपने कम करके रखा हुआ है, उसकी वजह से भी आपका EtCO2 बढ़ सकता है। किसी रीजन से एक्सीडेंटली आपकी ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई हो सर्किट से, या आपकी एनेस्थीसिया मशीन के अटैचमेंट से आपका सर्किट हट गया हो, उसकी वजह से भी। इसके अलावा डिक्रीज मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट, यानी कि आपने अपने पेशेंट को जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स दी हुई है उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि ट्यूब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गई है जिसकी वजह से या तो ट्यूब अंदर लंग्स में टच, ट्रैकिया के अंदर किसी पोर्शन को टच कर रही है, या ट्यूब के अंदर म्यूकस भर गया है जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो गई है। इस तरह के कारणों से आपका EtCO2 जो है बढ़ सकता है। यदि आपका EtCO2 बढ़ता है तो आपको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन्स हैव सेंसर फॉर मेजरिंग एयरवे प्रेशर, फ्लो एंड वॉल्यूम। एयरवे प्रेशर शुड बी लेस देन 20 to 25 cm H2O. High airway pressure indicate obstruction in the tube, circuit of bronchospasm, while low pressure indicate disconnection or leak. Life-threatening complications such as accidental extubation, esophageal intubation and ventilator failure। एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर जब आप ट्रेनिंग करेंगे या अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब करेंगे तो एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर एयरवे प्रेशर भी आता है, इसको पीक प्रेशर बोला जाता है। उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एयरवे प्रेशर कितना है और फिर उसको हमें कितना रखना है। ये सब आप ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस के टाइम पे सीखेंगे। एपनिया मॉनिटरिंग इन नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स। हाउ टू मॉनिटर? फर्स्ट, मॉनिटर द एयर फ्लो एट द नॉस्ट्रिल्स। सेकंड, डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ चेस्ट मूवमेंट। थर्ड इज पल्स ऑक्सीमीटर। फोर्थ इज ऑक्सीजन एनालाइजर। फिफ्थ भी एयरवे प्रेशर, फ्लो एंड वॉल्यूम मॉनिटरिंग, ब्लड गैस एनालिसिस। ये सब इनके थ्रू आप एपनिया मॉनिटर कर सकते हो किसी भी नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट का। पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर नॉस्ट्रिल्स के फ्लो को महसूस करके, और CO2 की जो PM लाइन होती है उसको पेशेंट की नॉस्ट्रिल्स के सामने रख के भी उसके एपनिया को, उसके CO2 लेवल को देखा जा सकता है, और पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उसकी ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जा सकता है जिससे हम उसके एपनिया के बारे में पता लगा सकते हैं। उसका आर्टरी ब्लड गैस सैंपल भेज कर भी हम उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को
पता लगा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स के अंदर एपनिया किस प्रकार होता है। हाइपोथर्मिया डिस्कम्फर्ट इन कॉन्शियस पेशेंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोथर्मिया। क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इंट्रा ऑपरेटिव? वार्म इंट्रावीनस फ्लूइड। पेशेंट्स की बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक हमें गर्म फ्लूइड देना चाहिए फ्लूइड वार्मर के साथ, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेट रहता है। इंक्रीज रूम टेम्परेचर। द आइडियल ऑपरेशन थिएटर टेम्परेचर फॉर एडल्ट इज 21 डिग्री, फॉर चिल्ड्रन 26 डिग्री। कवर द पेशेंट विद blankets. Surface warming by warm air provided by special instrument is the most effective, जिसको पेशेंट वार्मर बोला जाता है। ब्लैंकेट डाल के उसके अंदर एयर वार्मर लगा दें ताकि पेशेंट का सरफेस गर्म हो जाए और उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो इस तरह से हमें कॉन्शियस पेशेंट का प्री ऑपरेटिव अगर उसको हाइपोथर्मिया है तो उसे ट्रीट करना चाहिए। दिस इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग हाइपोथर्मिया इन द प्री ऑपरेटिव पीरियड। हाइपोथर्मिया डिक्रीज बेसिक मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द बॉडी। हाइपोथर्मिया की वजह से ऑक्सीजन के कंजप्शन की मात्रा बढ़ जाती है और बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। मॉनिटरिंग द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। साइन एंड लाइट एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया की डेप्थ को कैसे मॉनिटर किया जाता है? टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, लैक्रिमेशन, पर्स्पिरेशन, मूवमेंट रेस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई। यानी कि कुछ ऐसे निम्नलिखित कारण है पेशेंट को हार्ट रेट बढ़ जाना, बीपी का बढ़ना, आंखों में से आंसुओं का आना, जो आप मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में खुद से सांस लेना, पेनफुल स्टिमुलेशन देने पे मूवमेंट होना, टैकीपीनिया, ब्रीथिंग होल्डिंग, कफिंग, लेरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, आई मूवमेंट, रिलैक्स, इस तरह की कंडीशंस आना। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड लॉस। ए फुल्ली सोक स्वैब मीन्स 20 ml, यानी कि आपका कोई गोज पीस है अगर वो फुली सोक हो गया है तो वो माना जाता है 20 ml ब्लड उसके अंदर आता है। अगर आपका कोई स्पंज है, पूरा वाला बड़ा स्पंज जिसे आप मॉप करते हैं उसके अंदर 100 से 200 ml माना जाता है। यदि आपके सक्शन के अंदर क्लॉट्स बने हुए हैं तो ये माना जाता है कि वो 200 से 300 ml लॉस है। इन सारे लॉसेस को काउंट करके टोटल वैल्यू निकाली जाती है, फिर उसके हिसाब से फ्लूइड और ब्लड पेशेंट को दिया जाता है। Central venous pressure monitoring. The ideal vein for monitoring of central venous pressure is the right internal jugular vein because it directly communicated with the right atrium. CVP can also be measured by subclavian and femoral vein. Indication of use: CVP major surgery when large fluctuations in hemodynamically is expected, and second is open heart surgery, third is fluid management in shock, fourth is vein access, and fifth is nutrition given, and sixth is cardiac pacing. It is the reasons indication that we monitor the central venous pressure monitoring. Normal CVP range is 3 to 12 cm H2O in children. CVP is 3 to 6 centimeter. CVP more than 20 indicates right heart failure. CVP increased in fluid overload, congestive cardiac failure, pulmonary embolism, intermittent positive pressure with PEEP, and also pleural effusion. CVP इन conditions में बढ़ जाती है। CVP is decreased in hypovolemic shock and venodilation and spinal anesthesia.
is some figure of CVP set. This is the image. This is the image in which you put CVP. CVP line, syringe, dilator, blade। इस तरह से सीवीपी सीट स्टाइल टेक्निक्स के साथ फॉलो करते हैं, अनस्टाइल टेक्निक फॉलो नहीं करते और हेपेरिन से हेपेनाइज करते हैं इसको।